सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आंसर आपको पहले से पता हो तो इनसे टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। वो थे 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से सबसे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न, महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 16 है। महाजन पदों की टोटल संख्या जो है वो 16 है। अगला प्रश्न, मगध की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। और वहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत की यानी दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई बाबर के द्वारा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अगला प्रश्न, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, पहली पानीपत के युद्ध के लड़ाई के बाद में, जीतने के बाद में। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? तो वो है बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था बाबरनामा। अगला प्रश्न है, अकबर का गुरु कौन था? तो इसका सही जवाब है बैरम खान। अकबर का गुरु था बैरम खान। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अगला प्रश्न, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो उसका श्रेय जाता है राजा राममोहन राय को। सती प्रथा का उन्मूलन का श्रेय जाता है राजा राममोहन राय को। अगला प्रश्न, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1856 में विधवा पूर्ण विवाह यानी विधवा महिला की फिर से विवाह का अधिनियम पारित हुआ। अब अगला प्रश्न है कि दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ? तो वो हुआ 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ भारत में, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अगला प्रश्न है, पूर्ण जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो इटली में हुई थी। पूर्ण जागरण की शुरुआत हुई इटली में। अगला प्रश्न, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया? तो वो लियोनार्डो द विंची ने बनाया था। मोनालिसा का जो चित्र है वो लियोनार्डो दी विंची द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो वो था गुटेनबर्ग।
आधुनिक मुद्रण कला का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्ट आंदोलन किसने शुरू किया? तो सही जवाब है मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कोपरनिकस को। वैज्ञानिक क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है कोपरनिकस को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनटचेबिलिटी। तो इसका जवाब है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 25-28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस क्षेत्र में है? यानी राइट टू एजुकेशन और कल्चर। तो वो है 23-24 में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो 23-24 में दिया है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन थे श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो वो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान कब से हुआ? वो है 1951 के बाद से, यानी 1991 के बाद से सेवा क्षेत्र का GDP में सबसे अधिक योगदान हुआ। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो वो 1991 से लागू हुई नई आर्थिक नीति, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो वो है दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? तो वो बना हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना हुआ डेल्टा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो मौसिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान, यानी सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, जो कि अफ्रीका देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो आता है ग्रीनलैंड।
विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, जापान को कितने प्रमुख द्वीपों का देश कहा जाता है? तो उसे 4 देशों यानी 4 द्वीपों का देश कहा जाता है। तो ये है 4 आइसलैंड, ये है जापान देश, और ये 4 आइसलैंड मुख्य तौर से बने हुए हैं। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दिए गए ऑप्शन में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। याद में रख लेना है, वो है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगला प्रश्न है, मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो सही जवाब है यूरोप से। मकर रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का त्वरण का मान लगभग कितना है, यानी गुरुत्वाकर्षण का एक्सेलरेशन कितना है? तो वह है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। अगला प्रश्न, दाब का सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कहते हैं दाब को। अगला प्रश्न है, द्रव में दाब पर निर्भर करता है? तो वो गहराई। द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है? तो वो गहराई पर निर्भर करता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है उछाल बल से। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो संबंधित है वो है उछाल बल से। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है गति कम करना और गति रोकना। ये 2 कार्य है, गति कम करना और गति रोकना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो वो है 7। आवर्त सारणी में कुल आवर्त है 7। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है यानी ग्रुप्स है? तो वो टोटल 18 ग्रुप है, याद में रख लेना है। आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप है, यहाँ से 1 से लेकर ये 18 तक, ये पूरे ग्रुप्स है। अगला प्रश्न है कि क्षार धातुएं किस समूह में आती है? तो वो समूह 1 में आती है। क्षार धातुएं जो है वो समूह 1 में आती है, ये है समूह 1, और यहाँ पे आती है क्षार धातुएं। अगला प्रश्न है, हैलोजन किस समूह में होते हैं? तो वो होते हैं 17 समूह में। हैलोजन जो है वो 17वें में होते हैं, ये है हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है? तो वो आती है नंबर 18, नंबर 18वें पर। निष्क्रिय गैसें जो है वो नंबर 18 पर आती है, तो ये है नंबर 18वां, और यहाँ पे आती है पूरी निष्क्रिय गैसें। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो होता है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो गैस है O2। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, और क्लोरोफिल की वजह से ही जो पेड़ पौधे के जो रंग है वो हरे होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। अगला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो वो है फेफड़े। मानव शरीर में श्वसन का जो मुख्य अंग है वो होता है फेफड़ा। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन। रक्त का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4। मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं।
अगला प्रश्न है ROM का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ROM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है ROM किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक अस्थाई मेमोरी होती है। रोम जो है वो एक नहीं, रोम जो है वो स्थाई मेमोरी होती है, याद में रख लेना है। रोम जो है वो स्थाई मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है? तो उसे मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा कहलाती है मशीन भाषा। अगला प्रश्न है उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो होती है सी भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जो होती है वो सी भाषा होती है। अब अगला प्रश्न है कि सी भाषा के जनक कौन है? तो वह है डेनिस रिची। सी भाषा के लेखक है, जनक है डेनिस रिची। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1975 में। क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई 1975 में। अगला प्रश्न है क्रिकेट में एम्पायरों की संख्या कितनी होती है? तो फील्ड पर 2 एम्पायर होते हैं। क्रिकेट में ऑन फील्ड पर 2 एम्पायर होते हैं। अगला प्रश्न पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो वो जीता था वेस्ट इंडीज ने। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगला प्रश्न है हॉकी का मैदान किस प्रकार का होता है? तो वो होता है सिंथेटिक। हॉकी का मैदान होता है सिंथेटिक। अगला प्रश्न भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? तो वो 1983 में जीता था। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कपिल देव की कैप्टनसी में। अगला प्रश्न हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 11 खिलाड़ी। हॉकी के एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो हम कहते हैं वेद व्यास को। महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी है। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। वो है अर्थशास्त्र के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक है वानभट्ट। हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वो दिया हुआ है हर्षवर्धन के जीवन पर, यानी उनके आत्मकथा है जो कि वानभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो सही जवाब है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है खेल के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत देश में खेल का एक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर बाद में उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी खेल कोच को दिया जाता है। जो खिलाड़ियों के कोच रहते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1986 में, यानी 1986 में शुरू हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। याद में से रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला?
तो वो है शांति के क्षेत्र में, यानी उन्हें नोबल पीस प्राइज मिला। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो वो देता है अमेरिका। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अमेरिका देश द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो उसका नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है संगीत के क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 31 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत मिला, यानी अडॉप्ट किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संविधान दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 2015 के बाद से हम 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 24 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगर वही हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 15 मार्च के दिन। तो वो दोनों डिफरेंस को याद में रखना है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वो मनाते हम 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो हम हर साल 23 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो वो है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर हम हर साल किसान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो हम हर साल 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हम 1 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। अगला प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 फरवरी के दिन हम हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो सही जवाब है वो करता है NFDC। NFDC काम करता है भारतीय फिल्म उद्योग के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है ICCR। ICCR है भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण करने वाला संगठन कौन सा है? तो वह है संगीत नाटक अकेदमी। संगीत नाटक अकेदमी है भारतीय संगीत और नृत्य का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार का नियामक कौन है? तो वो है सेबी। भारतीय शेयर बाजार का जो नियामक है वो है सेबी। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों का नियामक कौन है? तो उसका सही जवाब है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारतीय बैंकों का नियामक। अगला प्रश्न है, ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा शहर में। ILO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला प्रश्न, IMF में भारत की सदस्यता कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में।
IMF में भारत की जो सदस्यता है वो 1945 को हुई। अगला प्रश्न, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है बच्चों के अधिकार और कल्याण। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकार व कल्याण। अगला प्रश्न है, FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है रोम में। FAO का मुख्यालय स्थित है रोम शहर में। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य की विशेषता क्या है? तो वो विशेषता है कोमल और नाजुकता। मणिपुरी नृत्य की जो विशेषता है वो है कोमल और नाजुकता। अगला प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य में किस देवता की भक्ति अधिक होती है? तो वो है कृष्ण। कृष्ण देवता की भक्ति अधिक होती है उड़ीसी नृत्य में। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो वो हम उड़ीसी को मानते हैं। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो उड़ीसी को मानते हैं। अब अगला प्रश्न है, कथकली में मुख पर रंगमंच मुखौटा क्यों लगाया जाता है? तो वह है नाटक की पहचान के लिए। कथकली में मुख पर रंगमंचीय मुखौटा नाटक की पहचान के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, कथक नृत्य की विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता है त्रिव्य और लयात्मक चरण। त्रिव्य और लयात्मक चरण है कथक नृत्य की विशेषता। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किसके मंदिर से जुड़ा है? तो वो तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ा है भरतनाट्यम नृत्य। अगला प्रश्न है, बैसाखी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य में। बैसाखी का त्यौहार जो है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चैत रंगोत्सव या होली किसके समय मनाई जाती है? तो वो है फाल्गुन के समय में। चैत रंगोत्सव और होली जो है वो फाल्गुन के समय में मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, रथ यात्रा किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है भगवान जगन्नाथ के लिए। रथ यात्रा जो है वो भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में होता है? तो वो राजस्थान राज्य में होता है। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न, वाराणसी में प्रमुख मेला कौन सा होता है? तो वो होता है महाशिवरात्रि का मेला। वाराणसी में प्रमुख मेला जो है वो महाशिवरात्रि का मेला है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला हर वर्ष कितने वर्षों में होता है? तो वो 14 वर्ष में होता है। कुंभ मेला हर 14 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है? तो वो होता है कर्नाटक संगीत में। याद में से रख लेना है कि भारत में प्रसिद्ध वायलिन जो है वो संगीत कर्नाटक में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारत में ठुमरी और दादरा किस संगीत के शैली के अंग है? तो वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय के। भारत में ठुमरी और दादरा जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली के अंग है। अगला प्रश्न है, भारत में आलाप किसका हिस्सा है? तो वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। भारत में आलाप जो है वो राग प्रस्तुति का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में तान किसके लिए होता है? तो वो राग की सजावट के लिए होता है तान। अगला प्रश्न, भारत में घूमर संगीत किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो राजस्थान राज्य का लोक संगीत है घूमर संगीत। अगला प्रश्न, भारत में भांगड़ा किस राज्य का लोक संगीत है? तो वो पंजाब राज्य का है। भारत में भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस प्रकार है? तो वो है सबसे प्रमुख सिद्धांत के नाम पर है अहिंसा का महत्व जैन धर्म में। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म में सिंह और कौर का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है सिंह पुरुष और कौर महिला। सिंह पुरुष है और कौर जो है वो महिला है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुख, कारण, निरोध और मार्ग। दूध, कारण दुख,
कारण, निरोध और मार्ग है बौद्ध धर्म में प्रमुख चार आर्य सत्य। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराने धर्म कौन से है? तो वो है हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है भारत का। अगला प्रश्न, महावीर जयंती किस धर्म का पर्व है? तो वो है जैन धर्म का। महावीर जयंती जो है वो जैन धर्म का पर्व है और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। अगला प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा किस धर्म का पर्व है? तो वो बौद्ध धर्म का पर्व है बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था CDOC में। CDOC में स्थापित हुआ था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना चावला थी भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है भारत का पहला मैगजीन कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट, यानी पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट और ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश में छपता था और ये हफ्ता में एक बार आता था। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन सा था? तो वह है बैंक ऑफ बॉम्बे। भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है गैलीलियो ने किया था थर्मामीटर का आविष्कार। अगला प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो वह गुटेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। अगला प्रश्न है लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है ओटिस नामक वैज्ञानिक ने किया था लिफ्ट का आविष्कार। अगला प्रश्न है कंपास का आविष्कार किसने किया? तो वो चीनी ने किया था कंपास का आविष्कार। अगला प्रश्न है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा इलियास होवे नामक वैज्ञानिक ने किया था सिलाई मशीन का आविष्कार। अगला प्रश्न है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है क्रिस्टोफर सोल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स। अगला प्रश्न है IPS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। IPS का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला प्रश्न है IFS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस होता है IFS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है NGO का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं NGO को। अगला प्रश्न है PIN का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं PIN को। अगला प्रश्न है कि PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं PDF को। अगला प्रश्न है SIM का फुल फॉर्म क्या है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का फुल फॉर्म। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में।